नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 6 बाजार में एकाधिकार की चर्चा करने जा रहे हैं। एकाधिकार में हम देखेंगे आज कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने बाजार के दो विपरीत दिशा के अंतिम बिंदुओं के रूप में पूर्ण स्पर्धा एवं शुद्ध एकाधिकार की चर्चा की है। पूर्ण स्पर्धा एवं शुद्ध एकाधिकार। अब जो ये एकाधिकार है, शुद्ध एकाधिकार, तो शुद्ध एकाधिकार एक काल्पनिक बाजार है, मार्केट जिसे हम कहते हैं। वास्तव में अर्थशास्त्र में एकाधिकार का जो स्वरूप देखने को मिलता है वह अशुद्ध एकाधिकार है। हमको ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर जो एकाधिकार है वह सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन एकाधिकारों में भी अलग अलग प्रकार देखने को हमें मिलते हैं। अगर हम इस एकाधिकार की बात करें तो एकाधिकार को अंग्रेजी में मोनोपोली कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोपोली कहते हैं। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। जो मोनोपोली है, कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अब इसके अंदर मोनोस और पोलियन, इन दो शब्दों का उपयोग देखने को मिलता है। तो इन दो शब्दों के आधार पर मोनोपोलिस अर्थात एकाधिकार का यहाँ पर उपयोग किया गया। अब इस एकाधिकार की हम परिभाषा की चर्चा करेंगे। परिभाषा में हम सबसे पहले देखेंगे चेम्बरलिन, प्रोफेसर चेम्बरलिन के मतानुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। जब वस्तु पूर्ति पर, अब पाठ 4 में आपने पूर्ति देखा है कि पूर्ति किसे कहते हैं। पाठ 3 में आपने मांग देखा है कि मांग किसे कहते हैं। तो जब वस्तु की पूर्ति पर किसी एक इकाई का अंकुश हो तो वह एकाधिकार है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे कि आप जिस सोसाइटी में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर दूध की एक दुकान है। सोसाइटी के अंदर अनेकों मकान हैं। अनेकों मकान के द्वारा दूध की मांग अधिक है। अब मांग की तुलना में दुकान के अंदर पूर्ति कम है। तो पूर्ति कम है तो मांग अधिक है, तो स्वाभाविक है जो दुकानदार है वह वस्तु की कीमत क्या करेगा? बढ़ा दे। ठीक है, तो यह उसका एकाधिकार है। लेकिन अगर जो दुकानदार ने यहाँ पर वस्तु की कीमत मतलब दूध की कीमत बढ़ा दिया, अगर उसके अलावा आप जहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस एक दुकान के अलावा अनेकों दुकान होते या दूसरी एक दूध की दुकान होती, तो वह व्यक्ति दूध की कीमत को बढ़ा सकता नहीं था। उसका एकाधिकार वहाँ पर देखने को नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर एक ही दुकानदार है, एक ही दूध की दुकान है, वह मौके का फायदा उठाता है और अपना एकाधिकार हक साबित करता है। दूसरी परिभाषा है विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर प्रोफेसर स्टेगलर के मतानुसार। स्टेगलर के मतानुसार यहाँ पर कहा गया है कि वस्तु का एक ही विक्रेता अर्थात एकाधिकारी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके घर के पास, आपकी सोसाइटी में, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर दूध की एक ही दुकान है, सब्जी की एक ही दुकान है, किराना एक ही स्टोर है, कपड़े का एक ही दुकान है। तो इन के द्वारा एकाधिकार वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इस तरह से परिभाषा से आगे बढ़कर विद्यार्थी मित्रों हम एकाधिकार के लक्षण की चर्चा करेंगे। एकाधिकार के लक्षण की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एकाधिकार के कितने लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण है जो आप देख पा रहे हैं वीडियो में, एक ही उत्पादक या विक्रेता एवं असंख्य क्रेता। मतलब उत्पादक एक ही है, बेचने वाला एक ही है और खरीदने वाले अनेकों हैं।
दूसरा प्रतिस्थापन वस्तुओं का अभाव, तीसरा नई इकाइयों के प्रवेश पर अंकुश, चौथा कीमत एवं विक्रय पर नियंत्रण, पांचवा असामान्य मुनाफा, छठा कीमत में भेदभाव और सातवां एक ही इकाई मतलब उद्योग, मतलब एक ही उत्पादक है, एक ही विक्रेता है, ऐसा एकाधिकार के हम लक्षण देखेंगे। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों पहले पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एकाधिकार के लक्षण में जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, एक ही उत्पादक या विक्रेता एवं असंख्य क्रेता। एकाधिकार वाले बाजार में वस्तु का उत्पादक या विक्रेता एक ही देखने को मिलता है। कितने देखने को मिलते हैं? एक ही देखने को मिलता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों जो बाजार में वस्तु की आपूर्ति पर नियंत्रण रखता है उसे एकाधिकारी कहा जाता है। जो आपूर्ति पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है, स्थिरता रखता है, उसे क्या कहते हैं? एकाधिकारी कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों इस बाजार में वस्तु का उत्पादक या विक्रेता एक ही देखने को मिलता है और इसी कारण उत्पादक या विक्रेता वस्तु की कीमत पर संपूर्ण नियंत्रण रखता है। संपूर्ण नियंत्रण मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि आपकी सोसाइटी के पास जो दूध की दुकान है, जितनी मांग है उसकी तुलना में उसके पास पूर्ति कम है, वह वस्तु की कीमत, दूध की कीमत बढ़ा सकता है, घटा सकता है। यह उस विक्रेता उत्पादक के ऊपर निर्भर होता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों उत्पादक या विक्रेता कीमत को प्रभावित कर सकता है और जिसकी वजह से उसे कीमत निश्चित करने वाले के रूप में मतलब प्राइस मेकर, कीमत निश्चित करने वाला अर्थात कि प्राइस मेकर के नाम से भी जाना जाता है। अब जब बाजार में क्रेता मतलब खरीदने वाले असंख्य होते हैं तो उससे बाजार में एक क्रेता का अस्तित्व अत्यंत क्या होता है? छोटा होता है, छोटा दिखाई देता है। एकाधिकार में स्पर्धा क्रेताओं के बीच देखने को मिलती है। किसके बीच देखने को मिलती है? क्रेताओं मतलब जो ग्राहक है, जो वस्तु की खरीदी करने के लिए आया हुआ है उसके बीच में यह कंपटीशन मतलब एकाधिकार का जो स्पर्धा है उसे देखने को मिलता है। इसलिए क्रेता वस्तु की कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकता। अगर ग्राहक चाहे कि मैं वस्तु की कीमत बढ़ा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वस्तु की कीमत घटा सकता हूँ, तो विद्यार्थी मित्रों यह संभव नहीं होता है। इसी के साथ अब हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे जो है प्रतिस्थापन वस्तुओं का अभाव। प्रतिस्थापन वस्तु अर्थात क्या? प्रतिस्थापन वस्तु में देखिए शुद्ध एकाधिकार की विशेषता के अनुसार एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन या विक्रय करता है तो उस प्रकार की कोई प्रतिस्थापन वस्तु मतलब समानता वाली, समान गुण रखने वाली वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती है, जिसे प्रतिस्थापन की वस्तु कहते हैं। एक बार परिभाषा फिर से देखिए कि शुद्ध एकाधिकार की विशेषता के अनुसार एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन या विक्रय करता है तो उस प्रकार की कोई प्रतिस्थापन वस्तु मतलब समान गुण रखने वाली वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। अगर होती है तो समानता वाली है, अगर नहीं होती है तो हमने देखो पॉइंट में अभाव लिखा है, हमें उसकी कमी के बारे में चर्चा करनी है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों परंतु वास्तव में शुद्ध एकाधिकार काल्पनिक होने के कारण, क्या होने के कारण? काल्पनिक होने के कारण, ठीक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है और व्यवहार में अशुद्ध एकाधिकार पाया जाता है। किसमें अशुद्ध एकाधिकार पाया जाता है? व्यवहार में। तो इस कारण से अब हम अगर यहाँ पर देखें
जिसमें नजदीकी प्रतिस्थापन, नजदीकी मतलब अगर हम मोबाइल का उदाहरण लें तो आप वीवो का मोबाइल खरीदने के लिए गए और आपको दुकानदार ने ओप्पो का दिखाया, तो ये नजदीकी प्रतिस्थापन हुआ कि भाई ये वाला इसके बदले में आप ले लो। अभाव देखने को मिलता है, अर्थात दूर की प्रतिस्थापन वस्तु की संभावना देखने को मिलती है। तो अब इसी के साथ अगर हम एक यहाँ पर उदाहरण लेते हैं कि मान लो कि आपको गांव जाना है। कहाँ जाना है? गांव। तो रेल में कोई एक निश्चित समय और तारीख पर आरक्षित टिकट, मतलब जो रिजर्वेशन का टिकट होता है, ठीक है, आरक्षित टिकट ना हो। आप जिस तारीख को गांव जाना चाहते हो उस तारीख को रेलवे के अंदर आपको रिजर्वेशन की टिकट नहीं मिलती है और उसके नज़दीक प्रतिस्थापन अर्थात दूसरी किसी रेल में भी आरक्षित टिकट ना मिल सके। अगर हम ऐसा चाहें कि चलो ठीक है, हम शाम को गाड़ी पकड़ने के बजाय सुबह या सुबह के बजाय शाम को दूसरी गाड़ी से चले जाएंगे, लेकिन आपको पूरे दिन में रेलवे के अंदर उस तारीख को गांव जाने के लिए रिजर्वेशन का टिकट नहीं मिलता है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? तो किसी दूसरी रेलवे का भी हमें अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थिति में हमें बस का सहारा लेना पड़ेगा। उसी तारीख को उसी समय पे अनिवार्य रूप से हमें यात्रा करनी है। रेलवे में हमारे पास दूसरी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो या तो हम बस के द्वारा जाएंगे या तो हम हवाई जहाज के द्वारा जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, रेलवे के प्रतिस्थापन में आपको बस और हवाई जहाज देखने को मिला, नज़दीकी प्रतिस्थापन आपको नहीं मिला। नज़दीकी प्रतिस्थापन अर्थात क्या कि आप सुबह 10 बजे रेलवे से गांव जाना चाहते थे, आपने रेलवे ही बोला कि 5 बजे हम चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसा साधन मिला नहीं, आपको टिकट मिली नहीं। अब आपके पास विकल्प क्या बचता है? या तो आप हवाई जहाज से जाइए और या आप किससे जाइए? बस के द्वारा गांव जा सकते हैं। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, ये दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम तीसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों हमारा नई इकाइयों के प्रवेश पर अंकुश। नई इकाइयों के प्रवेश पर अंकुश की अर्थात एकाधिकार वाले बाजार में एकाधिकारी विविध प्रकार के एकाधिकार रखते हैं। एकाधिकार वाले बाजार में जो एकाधिकारी हैं वह अनेकों प्रकार के एकाधिकार रखते हैं। एकाधिकार का अर्थ होता है एक ही उत्पादक या विक्रेता का अस्तित्व। बाजार के अंदर क्या होगा? एक ही उत्पादक या एक ही विक्रेता का अस्तित्व देखने को मिलता है। इस बाजार में एकाधिकार खत्म करना संभव होता है, इसके बावजूद भी यह प्रक्रिया सरल नहीं होती। अगर कोई चाहे कि हम इसका एकाधिकार खत्म कर देंगे, लेकिन उसका एकाधिकार खत्म कर पाना कुछ सरल काम देखने को नहीं मिलता है। तो क्या हुआ? यह प्रक्रिया सरल नहीं होती है। इसलिए एकाधिकारी अपना एकाधिकार दीर्घ काल तक टिकाए रखता है और ऐसे संयोगों में उनका कोई प्रतिद्वंदी बाजार में ना होने के कारण वे कीमत पर नियंत्रण रखते हैं और असामान्य लाभ प्राप्त करते हैं। मतलब उनके सामने बाजार में कोई टिक नहीं पाता है, कोई रुक नहीं पाता है, उनके एकाधिकार को कोई तोड़ नहीं पाता है, ठीक है। इसलिए वह लंबे समय तक एकाधिकारी बने रहते हैं और असामान्य लाभ मुनाफा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, एकाधिकार वाले बाजार में असामान्य लाभ की स्थिति होने के कारण वह जब एकाधिकार वाला उसकी बातें संभव होंगी तो असामान्य लाभ की स्थिति होने के कारण भी इकाइयां असामान्य लाभ से आकर्षित होकर उद्योग जगत में क्या करती है? प्रवेश करती है। मतलब अगर एक व्यक्ति को अधिक लाभ कमाते कोई दूसरा देख रहा है तो उससे संतोष नहीं होता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता है। वह चाहता है कि यह व्यक्ति इसी व्यवसाय में, इसी बाजार में अगर अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है तो मैं क्यों ना करूं।
और मैं क्यों ना करने के चक्कर में वह व्यक्ति अधिक लाभ कमाने के लिए आकर्षित होकर उद्योग जगत में क्या करता है, प्रवेश करता है। लेकिन उसके रहते हुए, पहले वाले के उद्योगपति के रहते हुए दूसरा उसका एकाधिकार तोड़ सकता नहीं है, क्योंकि जो पहला वाला है वह पहले से वहाँ पे अपना कब्जा जमाया हुआ है, वह पावरफुल है, ग्राहकी बनी हुई है, उसके व्यवहार, उसके संपर्क आज की तुलना में वहाँ पे अच्छे बने हुए हैं। इसलिए यह जो नया व्यापारी आया हुआ है, अगर उससे पहले वाले से थोड़ा भी कमजोर पड़ता है तो वह उसकी ग्राहकी तोड़ने के चक्कर में खुद ही टूट जाएगा और वह नई इकाई बाजार के अंदर प्रवेश कर पाएगी नहीं, क्योंकि एकाधिकारी ऐसे संयोगों में प्राकृतिक, कानूनी अनुभव, कुशलता इत्यादि पहलुओं द्वारा इकाइयों के प्रवेश पर अवरोध उत्पन्न करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं और जिससे एकाधिकार वाले बाजार में इकाइयों का प्रवेश कर पाना संभव होता नहीं है। वह नई इकाई बाजार में पुरानी इकाई का एकाधिकार तोड़ सकती नहीं है। ये बात यहाँ पर देखने को। विद्यार्थी मित्रों, हम एकाधिकार के लक्षण के चौथे पॉइंट कीमत एवं विक्रय पर नियंत्रण की चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और समझेंगे। 12वीं की तुलना में 11वीं जो है वह ज़्यादा कठिन है। 11वीं के अंदर अर्थशास्त्र विषय में नए नए शब्द आपको मिलेंगे, कठिन कठिन शब्द मिलेंगे, आकृतियाँ, आंकड़े, बहुत सारे सूत्र आपको देखने को मिलते हैं। 12वीं में इतना सब कुछ देखने को मिलता नहीं। तो चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो एकाधिकार वाले बाजार में एकाधिकारी अधिकतम लाभ के उद्देश्य से वस्तु की आपूर्ति पर संपूर्ण नियंत्रण रखते हैं। क्या करते हैं? संपूर्ण नियंत्रण रखते हैं। परंतु एकाधिकारी एक साथ वस्तु की कीमत और वस्तु के विक्रय पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। अगर कोई भी व्यापारी या कोई भी उत्पादक ऐसा चाहे कि मैं बाजार के अंदर वस्तु की कीमत और वस्तु के विक्रय इन दोनों पर नियंत्रण रख लूंगा, तो यह संभव नहीं होता है। कैसे? उसकी बात हम आगे उसकी चर्चा कर रहे हैं। एकाधिकारी कीमत और विक्रय इन दोनों घोड़ों पर एक साथ एक समय सवार हो सकता नहीं है। अगर आपने वस्तु की कीमत अधिक की है तो आपका विक्रय कम होगा। क्या होगा? विक्रय कम होगा। तो अगर आपको विक्रय बढ़ाना है तो आपको वस्तु की कीमत को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ये दो में से एक ही चीज हो सकता है, या तो कम विक्रय अधिक लाभ। अगर आपने कीमत अधिक बढ़ा दी है तो ग्राहक आपकी दुकान से, आपके उद्योग जगत से कम वस्तु की खरीदी करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ? अधिक लाभ के चक्कर में वस्तु की इकाई औसत क्या होगा? अलग निकलेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसा चलता है कि नहीं, मैं इकाइयों का विक्रय अधिक करना चाहता हूं, तो आपको कीमत क्या करनी पड़ेगी? बाकी लोगों की तुलना में घटानी पड़ेगी। इसलिए तो अगर उद्योग जगत के अंदर व्यापारी, उत्पादक या विक्रेता वस्तु की कीमत और उसकी विक्रय दोनों अधिक करने की कोशिश करेगा तो ये संभव हो पाता नहीं। ऊंची कीमत लेकर विक्रय को बढ़ाना एकाधिकारी के लिए की चर्चा करने जा रहे हैं। असामान्य मुनाफा। आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादक या विक्रेता एक ही होता है। कितने होते हैं? सिर्फ एक होता है। और क्या होता है? सिर्फ एक होता है। और इसके अतिरिक्त इस बाजार में नई इकाइयों के प्रवेश पर प्रतिबंध होने के कारण, मतलब नई इकाइयां इस बाजार में प्रवेश कर सकती नहीं है। ऐसा प्रतिबंध होने के कारण एकाधिकारी अल्पकाल मतलब कम समय एवं दीर्घकाल मतलब लंबे समय में किसी भी स्पर्धा के बिना असामान्य लाभ की स्थिति का फायदा ले सकता है। क्योंकि जब दूसरा व्यापारी वहां पर है ही नहीं, दूसरा उत्पादक वहां पर है ही नहीं, तो
जो एक ही इकाई है, एक ही उत्पादक है, एक ही विक्रेता है, वह ऐसी परिस्थिति का पूरा लाभ, पूरा का पूरा फायदा उठाता है और एकाधिकारी मुनाफा अधिक कमाता है। इस तरह से दूसरा पॉइंट है। अगला छठा, कीमत में भेदभाव। एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादक या विक्रेता कीमत निश्चित करने वाला होने से स्पर्धा का तत्व नहीं देखने को मिलता। क्या होता है, जो तत्व है स्पर्धा का वह देखने को नहीं मिलता है, जिससे एकाधिकारी कई बार इस अवसर का लाभ लेकर एक ही वस्तु के अलग अलग कीमत क्या करते हैं, अलग अलग कीमत देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम एक डॉक्टर का उदाहरण लें कि कीमत में यह भेदभाव क्यों देखने को मिलता है। अगर हम डॉक्टर का उदाहरण लें तो अगर कोई व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में गया है तो आज के समय में आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो कि हॉस्पिटल में खुद व्यक्तिगत चल के जाओ तो उसकी फीस कितनी होती है, वहाँ लाइन में बैठे रहो और फिर डॉक्टर के संपर्क में आओ, उससे मिलो। लेकिन उसी समय दरमियान अगर कोई पेशेंट अचानक तुरंत आवश्यकता के साथ उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर के पास आता है तो दोनों पेशेंट के अंदर, जो दोनों मरीज हैं उन दोनों के अंदर क्या होगा, अंतर देखने को मिलेगा। डॉक्टर दोनों से अलग अलग फीस लेता है। उदाहरण के तौर पे जो व्यक्ति वहां पर पहले से आकर लाइन में बैठा है उससे डॉक्टर 500 रुपए की फीस लेता है, लेकिन जो व्यक्ति अचानक तुरंत इमरजेंसी में तत्काल में आता है उससे डॉक्टर 1500 रुपये फीस लेता है, क्योंकि वह जो व्यक्ति तत्काल में इमरजेंसी में आया वह लंबे समय तक वहाँ पर लाइन में बैठने योग्य नहीं है। उसको ऐसा डर है कि अगर मैं लंबे समय तक बैठूंगा अथवा रुकूंगा तो मेरी जो कंडीशन है वह और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं ये दो समय, ये दो फीस, कितना अंतर हमें, कितना भेदभाव हमें देखने को मिलता है। जबकि पब्लिक चाहती है, जो लोग वहां बैठे हुए वो चाहते हैं भाई मेरा नंबर आया, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा 10-5 मिनट लेट चला जाऊंगा, आप इस व्यक्ति को रख लो, इस व्यक्ति को अंदर ले लो। अगर डॉक्टर चाहे तो इसी 500 रुपये में इस व्यक्ति का काम कर सकता है, लेकिन नहीं, उसके अंदर क्या है, ये भेदभाव है, यह अंतर देखने को मिलता है, इसलिए वो तत्काल का तुरंत पैसा लेता है, ज़्यादा पैसा लेता है इसलिए। अब विद्यार्थी मित्रों, एकाधिकार के लक्षण का लास्ट पॉइंट 7वां, एक ही इकाई उद्योग जगत में। वास्तव में इकाई अर्थात उत्पादन करने की एक स्वतंत्र इकाई, जबकि उद्योग अर्थात एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों का समूह। क्या देखने को मिलता है, वास्तव में क्या कहा गया है कि इकाई अर्थात उत्पादन करने वाली एक स्वतंत्र इकाई, उत्पादन करने वाली एक क्या है, स्वतंत्र इकाई, जबकि उद्योग अर्थात एक जैसी, उद्योग अर्थात एक जैसी समान रूप से वस्तुओं का उत्पादन करने वाली जो इकाइयों का समूह है वह, परंतु एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादक या विक्रेता एक ही होने से जो वास्तव में इकाई है, और ऐसे उद्योग में इकाइयों का समूह एक ही इकाई होती है, इसलिए कह सकते हैं कि एकाधिकार वाले बाजार में इकाई ही उद्योग है, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने एकाधिकार का अर्थ, एकाधिकार के लक्षण को देखा। अगला वीडियो आपके लिए विद्यार्थी मित्रों एकाधिकार युक्त स्पर्धा लेकर मैं जल्द ही आने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।